हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से सीडीपी के प्रश्न लेकर के आई हूँ। डेली आपको क्लास कराई जा रही है, प्रैक्टिस कराई जा रही है सीडीपी की। और हम पूरे 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम पूर्ण पेडागोजी के साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के साथ और साथ ही साथ पूर्ण व्याख्या के साथ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो और सीडीपी की प्रैक्टिस आपको मिल ही रही है, साथ ही साथ आपको सभी विषयों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चैनल पर आप बने रहें। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने से सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखो, सीटेट का एक थ्योरी होती है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त आपको चुनना होता है उसमें से। और यही सबसे कठिन प्रश्न बनते हैं कि सबसे उपयुक्त। देखो, सही तो सही होता ही है, ठीक है, उसको हम तुरंत पहचान लेते हैं कि ये बाकी के गलत है और ये हमारा सही है। लेकिन जब सब सही होते हैं तो उसमें से सबसे उपयुक्त जो होता है उसको छांटने में थोड़ा गलतियां हो जाती हैं। तो आज हम यही सारी चीज़ें सीखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता यानी हमारे जीन्स, ठीक है, जो भी हमारे यानी हमारा जो शरीर होता है, ठीक है, वो दो चीज़ों से बना होता है। एक आनुवंशिकता और एक हमारे पर्यावरण की भूमिका होती है हमारे विकास में, ठीक है। जैसे किसी बच्चे का शारीरिक विकास, ठीक है, तो शारीरिक विकास में आपका पर्यावरण भी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, साथ ही साथ आनुवंशिकता। यानी अगर किसी बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा ही होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे के माता पिता कम लंबे हैं तो हो सकता है कि बच्चा भी कम लंबा हो। यानी आनुवंशिकता का 80% विकास पर प्रभाव पड़ता है। हमारी जो शरीर बनता है, जो बच्चा बनता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और 20% आपका पर्यावरण का होता है। यानी 80% आपके आनुवंशिकता का और 20% आपके पर्यावरण की अहम भूमिका होती है। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। थोड़ा और से ऊपर करें। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। में पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो, राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता पर और कुछ अन्य पर्यावरण पर अधिक प्रभावित होते हैं। तो यही आपका राइट आंसर है। अब देखो, बाकी के 3 हमारे क्यों नहीं हैं, इनको हम समझते हैं। तो सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से, देखो पूरी तरह से जीनों पर नहीं ये होती है, जीनों के द्वारा नहीं होती है। इसमें पर्यावरण की भी 20% की भूमिका होती है। और देखभाल, पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को, यानी जो भी किसी भी बच्चे में कोई जन्मजात विकार है, जैसे कि बच्चा बहरा है, गूंगा है, अंधा है, ठीक है, इसको आप कितना भी उस बच्चे को पौष्टिक आहार खिलाइए, कितनी भी अच्छी देखभाल कीजिएगा, लेकिन जन्मजात विकार को हम दूर नहीं कर सकते हैं। देखो, वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से अच्छे से समझाती हूँ। पर्यावरण केवल, जहाँ भी बात केवल की आ जाए, ठीक है, जहाँ भी बात केवल की आ जाए तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है और ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी बिल्कुल गलत है कि बच्चे के भाषा विकास में सिर्फ पर्यावरण की ही भूमिका नहीं होती है, ठीक है, उसके परिवार की, समाज की, ये सारी भूमिका होती है और बच्चे की खुद की भी भूमिका होती है। तो आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। वैसे तो ये आपका जो नोट आता है नहीं आता है, ठीक है, यहाँ भी आपका कैन नोट है, तो ये कुछ डार्क आता है, लेकिन फिर भी आप इस पर अंडरलाइन कर लेते हैं तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता है।
विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यानी एक नहीं है। जीन पियाजे ने क्या कहा है? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। इन्होंने कितने चरण दिए हैं? उन चरणों के आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला इन्होंने कौन सा दिया है? संवेदी गामक या इंद्रिय जनित। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक। तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक और चौथा इनका अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। यानी 4 चरण इन्होंने बताए हैं। तो ये आपका सही है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी इन्होंने कहा है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा जा रहा है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी जीन पियाजे का कथन है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर है आपका नंबर 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और ये किसने कहा है? ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है, ठीक है। और जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका आंसर पिन किया जाएगा। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, इसका क्या राइट आंसर है? ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है और किसकी थ्योरी है ये निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ठीक है। ये आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? यहाँ भी आपसे नहीं पूछा है। और पूर्व संक्रियात्मक तो ये किसने दिया है? ये आपका जीन पियाजे ने दिया है। और जीन पियाजे की थ्योरी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में क्लियर हो, तो सीडीपी के लिए आपको जीन पियाजे, ठीक है, वाइगोस्की और साथ ही साथ आपको कोहल वर्ग, इन तीनों को अच्छे से अवश्य पढ़ लेना है। वाइगोस्की और जीन पियाजे से आपके मैथ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती हैं, भाषा, ठीक है। 2 भाषाएं आती हैं आपकी सीटेट में, दोनों भाषाओं में भी इन दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से अवश्य पढ़ लेना है। वीडियो आपको चैनल पर भी मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लें, ठीक है। और बाद में भी आपको सारी थ्योरी अवश्य से फिर से पढ़ाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास, ठीक है। ये मतलब एक नहीं है, आपसे पूछा गया है, बाकी की ये सारी आपकी होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी एक से मतलब उसका विकास नहीं होता है, बाकी का एक महत्वपूर्ण विकास मतलब विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ये समय बिताने का सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। यानी बच्चा एक इनमें से नहीं करता है, ठीक है। तो खेल के दौरान बच्चे का क्या क्या विकास होता है? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल राइट है। उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही है। वे नए कौशल सीखते हैं खेल के दौरान, तो ये तीनों आपके सही हैं। तो ये तीनों ही आपके गलत हो गए, क्योंकि आपसे के अलावा का अर्थ होता है एक नहीं है, ठीक है, एक निगेटिव है। यानी खेल एक समय बिताने का सुखद तरीका नहीं है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा नंबर 3। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? गंभीर रूप से, ठीक है। यानी बच्चे एक गंभीर रूप का है कि बच्चा बहुत चिंतन करता है, अपसारी चिंतन करता है, ठीक है। एक अभिसारी होता है आपका और एक आपका अपसारी होता है। देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कर दिया करें और सीटेट की तैयारी में आप जुट जाइएगा। एक तो आप एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ना शुरू कर दें, टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जम करके करिएगा, ठीक है। जम करके प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन भी आज आपकी 1 तारीख हो चुकी है, ठीक है। और आज अभी मैं वीडियो जब बना रही हूँ तब आपका 1 मार्च है, और हो सकता है इसको मैं कल अपलोड करूँ या परसों अपलोड करूँ, हो सकता है आज भी कर दूँ, ठीक है। अब आपको ये वीडियो कम मिले, लेकिन आज आपकी 1 मार्च हो चुकी है और पिछली साल 8 मार्च को आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। तो
यानी आपको फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप आज से अभी से अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करना शुरू कर दीजिएगा। तो अब देख लेते हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो देखो, अब सारी यानी हम जब किसी चीज़ को एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं, एक बंधा बनाया ऐसा उत्तर दे दें, लेकिन जब हम गंभीर तरीके से सोचना शुरू कर दे बच्चा, उसके कहीं तरीके से आंसर दे दे, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो नंबर 4, यानी विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखो, प्रगतिशील शिक्षा और सीडीपी के प्रमुख कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको अवश्य पता होना चाहिए कि जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको वीडियो पहले दी जा चुकी है, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मतलब आपको पता होना चाहिए सीडीपी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको ईवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक आपके कौन कौन से हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारी चीज़ें अवश्य देखें। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत उद्गम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। जहाँ भी बात रैंकिंग की आ जाए, ठीक है, वो आपका गलती हो जाता है। और नियमित इकाई परीक्षण भी आपको नहीं करना है। और क्षमता समूह बनाना, क्षमता समूह नहीं बनाना है आपको, कभी भी नहीं बनाना है। हमारी जो समावेशी शिक्षा है वो ये कहती है कि आप बच्चों का जो भी ग्रुप बनाएं, उसमें सभी लेवल के बच्चे हों, ठीक है, सभी तरीके के बच्चे होने चाहिए। तो ये सभी आपके गलत हो गए। प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है? करके सीखना, बच्चे स्वयं करके सीखें। परियोजना आप बना सकते हो। और सहयोग से सीखना, ठीक है, चाहे इसमें शिक्षक का सहयोग हो, चाहे शिक्षार्थियों का ही सहयोग हो, चाहे समाज का सहयोग हो, ठीक है। तो आपकी राइट आंसर आपका नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। अब लंबे समय तक हम स्कूल ही शिक्षा को जारी रखना, ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, कि इसमें जीवन की बात कहाँ से आ जाएगी। अगला प्रश्न है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है बच्चे। अब स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत हो गया, स्कूलों की आवश्यकता अवश्य है। अगला प्रश्न है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा शिक्षक है। देखो, जीवन सच्चा शिक्षक है। और ये मतलब ठीक है, मानते हैं हम कि जीवन सच्चा शिक्षक है, लेकिन ये बच्चों के जरिए से नहीं है, ठीक है। यानी हमारा जो स्कूल है, हम टीचर हैं, हमारे पास बच्चे हैं, हमें बच्चों के अनुसार सीखना है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ठीक है। यानी हमारी जो कक्षा है, हमारे जो स्कूल हैं, वो बच्चों को समाज के बारे में भी सिखाएं और साथ ही साथ प्राकृतिक दुनिया को भी सिखाएं। अगला प्रश्न है आपका, अगर आपको लग रहा है कि मैं वास्तव में पूर्ण व्याख्या के साथ प्रश्नों को सॉल्व कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें और शेयर भी कर दें। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर इसमें से क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 1, ठीक है। यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में, तो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? सो सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। यानी दोनों के बीच क्या है? संज्ञानात्मक और नैतिक, इन दोनों के बीच क्या है? एक सहयोग होना चाहिए, ठीक है, सहयोग का समर्थन किया है। तो यही आपका राइट आंसर है।
और इन तीनों मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। निकटवर्ती विकास क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। अब देखो, सहयोग वापस तो नहीं लिया जा सकता। हमने किसी का सहयोग किया और उसने वो कार्य पूर्ण कर लिया, उसको हम वापस तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, निकटवर्ती यानी ZPD। और ये सिद्धांत आपका किसने दिया है? और आशा करती हूँ आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो कमेंट करें। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव, निकटवर्ती, ठीक है, यानी निकट का विकास, ठीक है। देखो, निकटवर्ती विकास को मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि निकटवर्ती विकास क्या है। निकटवर्ती यानी निकट के, ठीक है, पास के क्षेत्रों का विकास होना। जैसे कि सबसे पहले बच्चे का क्या बनता है? सिर बनता है, ठीक है। सिर बनता है और सिर के बाद फिर उसके यहाँ से जैसे पास का अगर क्षेत्र बनेगा, ठीक है। जैसे हाथों का निर्माण हुआ है, हथेलियाँ, तो इसके पास के सबसे पहले क्या है? उंगलियां बनेंगी। तो यानी पास का क्षेत्र। अगर ये बन गया है पैर, तो पैर की उंगलियों का बनना, ठीक है। तो इस तरीके से यानी निकट के विकास का सबसे पहले होता है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, ठीक है। यानी हम जब भी बच्चे के विकास करते हैं तो उसमें क्या है? नंबर 3 हो जाएगा आपका। अब मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगी, थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दूँ। यानी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। बच्चे में करने की क्षमता है, कोई कार्य आप बच्चे को दीजिएगा, उसको बच्चे में करने की क्षमता है, लेकिन थोड़ा सा बच्चा रुकता है, थोड़ा सा बच्चा उस कार्य को नहीं कर पाता है, तब आप उसको थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा, फिर वो उसे लगभग पूरा यानी लगभग स्वयं कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप उसको सहयोग दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। अब देखो, उभयलिंगी किसे कहते हैं? बात ये भी आपको अवश्य पता होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को पता होगा कि उभयलिंगी क्या होते हैं। जैसे एक आपका होता है स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग यानी स्त्रियां, ठीक है। और एक आपका पुल्लिंग यानी पुरुष, और उभयलिंग यानी जो स्त्री और पुरुष, जिनको ट्रांसजेंडर कहते हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो देखो, रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन नहीं करता है। रूढ़वादिता क्या है? यानी किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी जाति के प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं, ठीक है, वो रूढ़वादिता होती है। जैसे कि स्त्रियों के प्रति ये कहा जाता है कि वो बहुत कमज़ोर होती हैं, नाजुक होती हैं, वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ये बहुत मतलब पुरानी चीज़ें, एक रूढ़वादिता बनी हुई आ रही है। जबकि आज स्त्रियां, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे साइंस का मैदान हो, ठीक है, चाहे विमान उड़ाने की बात हो, चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, हर जगह, हर क्षेत्र में हमारी राष्ट्रपति भी हमारे राष्ट्रपति भी अभी स्त्री ही है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक ये मतलब रूढ़वादिता चली आ रही है। और अहंकारी तो ये सारे आपके नहीं होंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 2। तो आज हमने 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताना, शेयर कर लेना। और इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस डेली आपको कराई जाएगी। और तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।